नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा को लेकर चुनाव आयोग से फिर मिला बीजेपी प्रतिनिधिमंडल। प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष के खिलाफ अमर्यादित भाषा के लिए ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। निष्पक्ष मतदान के लिए असामाजिक तत्वों को हिरासत में लेने पर जोर। विपक्षी दलों ने बीजेपी पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाया। आज रात 10 बजे ही पश्चिम बंगाल में थमेगा प्रचार। पश्चिम बंगाल की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री का ममता सरकार पर निशाना। कहा, ममता ने तस्करों और टोलाबाजों का सिंडिकेट बनाया। बंगाल के विकास पर स्पीड ब्रेकर भी लगाया। उत्तर प्रदेश के मऊ रैली में भी कहा, ममता दीदी यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों को बाहरी बताकर कर रही हैं राजनीति, पर मायावती खामोश। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और बलिया में जनसभा। महाराजगंज में केंद्र सरकार की गिनाई उपलब्धियां। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की पटना में और एसपी बीएसपी आरएलडी की वाराणसी में जनसभा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। एक आतंकवादी मारा गया। पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। जैश के 3 आतंकी ढेर, 1 नागरिक और सेना का 1 जवान शहीद। और अफगानिस्तान के साथ सामरिक साझेदारी बढ़ाने की तरफ भारत का बड़ा कदम। भारत ने अफगानिस्तान को दिया 2 Mi-24 लड़ाकू हेलीकॉप्टर। मार्च 2018 में अफगानिस्तान, बेलारूस और भारत ने Mi-24 हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए किया था त्रिपक्षीय समझौता। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। पश्चिम बंगाल में हुई राजनीतिक हिंसा को लेकर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने आज फिर चुनाव आयोग से मुलाकात की। बीजेपी ने यह अपील की है कि अभी जो एक्शन लिया गया है वो काफी कम है और बंगाल में लगातार हिंसा बढ़ रही है। बीजेपी ने बंगाल में निष्पक्ष चुनाव के लिए असामाजिक तत्वों को हिरासत में लिए जाने की मांग की है। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ अमर्यादित भाषा के लिए ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। राज्य की मुख्यमंत्री अगर ये कहे कि प्रधानमंत्री और पार्टी के हमारे अध्यक्ष अमित शाह गुंडे हैं, तो ये किस आचार संहिता में बैठता है? और इसलिए उन पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्यमंत्री पर 2 ही गुंडे, ऐसा जो कहा है वो सभ्यता की मर्यादा लांघ करता है, आचार संहिता की उल्लंघन करता है और सभ्य समाज की हर चीज की लांघता है। और इसलिए उन पर तुरंत कार्रवाई हो, यह हमने मांग की है। और उसके सिवा और एक मांग की है कि ये जो हिस्ट्री शीटर्स और ये गुंडे लोग हैं, उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में तो 1 दिन पहले लिया जाए कब्जे में, तभी जाके चुनाव शांति से होगा। और कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों ने भी आज चुनाव आयोग से मुलाकात की। विपक्षी दलों का कहना था कि पश्चिम बंगाल में हिंसा के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। चुनाव आयोग ने प्रचार की समय सीमा पहले ही खत्म करके सिर्फ एक तरफा कार्रवाई की है। चुनाव आयोग ने बिना किसी एक न्यायिक प्रक्रिया के, क्वेज़ी जुडिशियल प्रक्रिया के, सुनवाई के, बिना दोष निश्चित करे एक ब्लैंकेट सामूहिक रूप से चुप्पी वाला समय 24 घंटे से बढ़ा दिया। यानी उन्होंने ये निर्णित नहीं किया कि ये दंगेबाजी किसने की थी। तो इसका परिणाम ये हुआ कि जो लोग दंगा करते हैं, और हमारा सीधा आरोप हमारा ही नहीं, कई सारी
पश्चिम बंगाल की नॉन बीजेपी नॉन एनडीए पार्टीज का यह आरोप है कि विद्यासागर जी की मूर्ति रोड शो के वक्त दंगा और जितनी भी हिंसा हुई उसका सीधा आरोप, उसकी सीधी जिम्मेवारी बीजेपी के ऊपर है। तो ये बिना निर्णित किए अगर चुनाव आयोग एक ब्लैंकेट रूप से 24 घंटे की अवधि बढ़ा देती है चुप्पी वाले पीरियड की, तो इसका परिणाम बड़ा विचित्र होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में मऊ, चंदौली और मिर्जापुर में जनसभा को संबोधित किया। साथ ही पश्चिम बंगाल में मथुरापुर और दमदम में भी रैली को संबोधित किया। चंदौली रैली में उन्होंने कहा कि आज 8 और 10 सीट पाने वाले भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने लगे हैं। बंगलुरु में एक मंच पर आके एक दूसरे का हाथ पकड़ करके फोटो खिंचवाई थी। उसके बाद जैसे ही प्रधानमंत्री पद की बात आई तो सब अपना अपना दावा लेकर अपनी अपनी टफली बजाने लग गए। कोई 8 सीट वाला, कोई 10 सीट वाला, कोई 20-22 सीट वाला, कोई 30-35 सीट वाला भी प्रधानमंत्री बनने के सपने देखने लगा। सपने देखना गलत नहीं, लेकिन देश ने कहा फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भाइयों और बहनों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये देश को कुछ जरूरी सवालों के जवाब देने की न इन्होंने जरूरत समझी, न ताकत थी और न जवाब दे पाए। और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के मथुरापुर में भी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि टीएमसी के गुंडों ने पश्चिम बंगाल में अराजकता फैला रखी है। टीएमसी के गुंडों ने जो नर्क यहां बना रखा है, जिस प्रकार की हिंसा यहां फैला रखी है, उसके कारण गणतंत्र बदनाम हुआ है। टीएमसी के इन गुंडों ने जिस प्रकार का तूफान मचा दिया और एक कमरे में बंद जहां ताला लगा हुआ है, वहां पर रात को महान शिक्षाविद, समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की मूर्ति को तोड़ दिया गया। उस कॉलेज में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए। क्या कारण है? सरकार जैसे नारदा शारदा के सबूत मिटाए, वैसे इसके सबूत मिटाने में लगी है। ये साफ दिखाता है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए दीदी किस स्तर पर जा सकती है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, बलिया और गोरखपुर में जनसभा को संबोधित किया। महाराजगंज में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने केंद्र की एनडीए सरकार के 5 सालों की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने सभी वर्गों की बेहतरी के लिए काम किया है। इन 5 सालों में 7 करोड़ महिलाओं को घरेलू गैस का कनेक्शन दिलाया गया है। इसी सरकार ने देश के 8 करोड़ घरों में शौचालय बनवाए हैं। 5 साल के अंदर देश की 7 करोड़ गरीब माताओं को गैस का चूल्हा मुफ्त में देने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। देश के 8 करोड़ घरों में शौचालय देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 2.5 करोड़ घरों को बिजली देने का काम किया, 2.5 करोड़ लोगों को घर देने का काम किया और 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत योजना का फायदा पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार।
अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पार्टी प्रत्याशी रवि किशन के समर्थन में रोड शो किया। रोड शो के दौरान वहां पे लोगों की काफी भीड़ रही। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज पटना में एक जनसभा को संबोधित किया। पटना की चुनावी रैली में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हर गरीब के अकाउंट में हर महीने 6,000 रुपए डाले जाएंगे, जिसका फायदा हर वर्ग को मिलेगा। साथ ही इससे अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। 15 लाख झूठ है, मगर अगली सरकार हिंदुस्तान के गरीबों को 5 साल के अंदर 3,60,000 रुपए बैंक अकाउंट में डाल के दिखा देगी। ये पैसा हर महीने आएगा, हर महीने 6,000 रुपए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, दिसंबर तक हर महीने 6,000 रुपए बैंक अकाउंट में। कब तक मिलेगा? उस दिन तक मिलेगा जब तक व्यक्ति की आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीना से कम होगी। वाराणसी में जनसभा को संबोधित करते हुए बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि आजादी के बाद देश में केंद्र और ज्यादातर राज्यों में सत्ता कांग्रेस की रही, लेकिन इनकी गलत नीतियों और गलत कार्य प्रणालियों के कारण ही कांग्रेस पार्टी को सत्ता से हाथ धोना पड़ा और अब बीजेपी भी उसी राह पर चल रही है। मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ इसी कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही है। किंतु यहाँ खास ध्यान देने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के केंद्र में व अधिकतर राज्यों में भी लंबे अरसे तक रहे शासनकाल में इनके अधिकांश रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बीएसपी गठबंधन की उम्मीदों के बारे में अखिलेश यादव ने राज्यसभा टीवी से खास बातचीत की। Former Chief Minister of Uttar Pradesh and SP Supremo, Mr. Akhilesh Yadav, welcome to Rajya Sabha Television. 6 phases are over. What are the prospects of your party? देखिए, गठबंधन जीत रहा है और जनता का और किसान गरीब का समर्थन है। सबसे ज्यादा सीटें गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीतेगा। 7वें चरण में क्या उम्मीद है? 7वें चरण में बहुत अच्छा गठबंधन है, क्योंकि जनता के अंदर आज जनता जानना चाहती है कि उनकी उपलब्धियां क्या है। क्या वही सिलेंडर जो नहीं भरे गए, जो शौचालय जिसमें भ्रष्टाचार हुआ, जो प्रधानमंत्री आवास जिसमें पैसा ले लिया गया, क्या वही उपलब्धियां हैं? लेकिन देश के सामने और बड़े सवाल हैं। जो संविधान ने अधिकार दिए थे दलित, पिछड़े, आदिवासियों को, बताओ वो उन अधिकारों को छीनने की साजिश हो रही है। बीजेपी कहती है कि महामिलावट है। ये महामिलावट नहीं है, ये महापरिवर्तन के लिए सामाजिक न्याय का गठबंधन है। और कहती है आपके पास तो कोई प्रधानमंत्री का चेहरा भी नहीं है। 7 दिन 7 अलग प्रधानमंत्री। बीजेपी के पास नया प्रधानमंत्री कोई नहीं है, और जो प्रधानमंत्री है वो नोटबंदी और जीएसटी के जवाब नहीं दे सकते हैं। हमारे पास चॉइस तो है, और 23 के बाद कोई न कोई नया प्रधानमंत्री बनेगा। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सियासी हलचल पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता कृति मिश्रा वाराणसी से जुड़ रही हैं और साथ ही मध्य प्रदेश के इंदौर से नवविक्रम हमारे साथ जुड़े हैं। कृति, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण में 13 सीटों पर चुनाव है और ये सभी सीटें अगर 2014 की बात करें तो बीजेपी के खाते में थी। कई हाई प्रोफाइल सीटें भी हैं वाराणसी, जिनमें से एक है। आज कई हाई प्रोफाइल रैलियां भी हुई। इस वक्त सियासी हलचल कितनी तेज वहां पर? जी अमृता, देखिए, जो सियासी पंडित हैं वो वाराणसी में या बनारस में कोई मुकाबला नहीं मान रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत को स्वाभाविक ही समझ रहे हैं। वहीं बीजेपी भी कह रही है कि जिस तरह से 5 सालों में यहाँ पर काम हुआ है, चाहे वो घाटों का सौंदर्यीकरण हो, जो तार हैं उसको अंडरग्राउंड करना हो,
चाहे सड़कों को चौड़ा करना हो या फिर शौचालय बनाना हो या गैस कनेक्शन हो, जिस तरह से काम किया है उसके बल पर बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विक्ट्री मार्जिन होगा वो बनारस से कम 7 लाख होगा। लेकिन वही अगर दूसरी ओर हम विपक्ष को देखें तो देखिए, कल प्रियंका गांधी ने भी यहां पर रोड शो किया था, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अजय राय के लिए। आज हमने देखा किस तरह से संयुक्त रैली एसपी, बीएसपी और आरएलडी की हुई बनारस में, जो उनकी कैंडिडेट हैं शालिनी यादव के लिए। तो ऑपोजिशन जो विपक्ष है वो भी एक वॉक ओवर नहीं देना चाहता है और कह रहा है कि एक परसेप्शन बैटल है, जहां पर वो इस लड़ाई में पूरी तरह से सक्षम होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सियासी पंडित इसके उलट कुछ दूसरा ही मान रहे हैं। लेकिन अब जो फाइनल फैसला होगा वो यहाँ की वाराणसी की जनता के हाथों में होगा, जब वो 19 मई को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल, फाइनल फैसला जनता के हाथ में है। कृति बने रही और साथ ही नवविक्रम, मध्य प्रदेश की बात करें तो 8 सीटों पर आखिरी चरण में चुनाव है और ये 8 सीटें भी पिछली बार बीजेपी के खाते में रही। इंदौर से आप इस वक्त जुड़े हैं। इंदौर की अगर बात करें तो सुमित्रा महाजन 8 बार यहाँ से सांसद रही। इस बार किसी और को कैंडिडेट बनाया गया है। कितना कड़ा मुकाबला है इस बार अगर इंदौर की बात करें खास तौर पर? अमृता, इंदौर एक सेफ सीट मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। यहाँ लंबे अरसे से सुमित्रा महाजन चुनी जा रही हैं, तो ऐसे में यहाँ मुकाबला सबसे दिलचस्प होने की इसलिए उम्मीद जताई गई कि यहाँ पर एक नए प्रत्याशी का चयन किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। वहीं कांग्रेस ने यहाँ पर कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने मत प्रतिशत में इजाफा कर सके, लेकिन जिस तरीके से शुरुआत में नज़र आ रहा था, रिपोर्ट्स में कहा गया था कि सुमित्रा महाजन नाराज नजर आ रही हैं, लेकिन जिस उन्होंने खुद जाकर जो नए प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में प्रचार किया। साथ ही यहाँ का जो काडर है, जो सुमित्रा महाजन की दावेदारी हटने के बाद नाखुश नजर आ रहा था, वो अब पूरी तरीके से एकजुट है। ऐसे में चुनौती निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बेहद अहम है, क्योंकि राज्य में उनकी सरकार है और इस पूरे इलाके को, मालवा को खास तौर पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में इस गढ़ में सेंध लगाने की जिम्मेदारी होगी कांग्रेस। जो यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ ने यहाँ पर दावा किया था इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीटें इस इलाके में जीतेंगे, तो ये एक तरह से इम्तहान होगा कांग्रेस के लिए। लेकिन अगर इंदौर के आसपास की सीट देखें तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि ये एक तरह से परंपरागत सीट मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी की। जी अमृता, बहुत शुक्रिया नवविक्रम और कृति, आप दोनों का इस पूरी बातचीत के लिए। और लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए वोटों की रस्साकशी अपने चरम पर है। मध्य प्रदेश की देवास सीट में भी चुनावी पारा बढ़ा हुआ है। हमारे संवाददाता नवविक्रम सिंह ने जायजा लिया देवास के समीकरण का। आज अपने चुनावी सफर में आपको लिए चलते हैं देवास, जहां 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। हालांकि हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में इस पूरे क्षेत्र में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया। अब यहाँ क्या है राजनीतिक हालात और साथ ही क्या है मतदाताओं की राय, यहाँ जानेंगे यहाँ की जनता के मुद्दे। देवास में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होता रहा है इस बार, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने नए चेहरों को तरजीह दी है। बीजेपी की तरफ से पूर्व जज महेंद्र सिंह सोलंकी मैदान में हैं, वहीं कांग्रेस ने अपनी कबीर वाणी के लिए मशहूर प्रहलाद सिंह टिपानिया पर भरोसा जताया है। ये देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों में से कौन देवास को फतेह करता है। देवास को देवी की भूमि माना जाता है। यहाँ पर बहुत मशहूर मंदिर है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पहाड़ियों पर एक मशहूर चामुंडा माता का मंदिर है। बात करेंगे यहाँ होने वाले लोकसभा चुनाव पर और ख़ास तौर पर देवास की जनता, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। इस बार क्या लगता है? नहीं, बीजेपी विधानसभा में कमजोर थी, लोकसभा में नहीं है माहौल। लोकसभा का अलग माहौल है। लोकसभा का माहौल क्यों अलग समझते हैं? मोदी जी के विकास कार्यों को देखते हुए, जो उनके दिल में बहुत कुछ करने की इच्छा है, इसलिए अभी शहरी क्षेत्र में तो मोदी चल रहे हैं। सबसे ज्यादा समस्याएं क्या हैं? ज्यादा समस्या तो कुछ भी नहीं है, ज्यादा विकास की बात है। जो भी है, मोदी जी जो भी विकास कर रहे हैं, अच्छा विकास कर रहे हैं।
यहाँ का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने की उम्मीद है। कैमरामैन अमित राज गुप्ता और सहयोगी हरिप्रसाद के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, देवास। और इसी के साथ कुछ और अहम खबरों पर नजर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज हैदराबाद में परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय के 70 साल पूरे होने पर एक समारोह में शिरकत की। उपराष्ट्रपति ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने और वैश्विक ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने में परमाणु ऊर्जा अहम भूमिका निभा सकता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि ये वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी है कि परमाणु ऊर्जा जैसी आधुनिक तकनीक सुरक्षित और विश्वसनीय हो। उन्होंने कहा कि हमारे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को जारी रखने के लिए परमाणु खनिज संसाधनों में आत्मनिर्भरता जरूरी है। ऐसे में नई उन्नत और खोजी तकनीक इसमें मददगार हो सकती है। India's abiding interest in nuclear energy grew out of a deep conviction that the power of atom can be harnessed to help the country to achieve human and societal development. The movement atom means, we all remember atom bomb, something like that, Paramanu. But it's very useful. It can be harnessed to help the country to achieve human and societal development. Following this vision and foresight of Dr. Homi J. Bhabha, Department of Atomic Energy has reached great heights. The role of nuclear energy in future would be quite significant, and we need to develop new and more efficient technologies to utilize our resources to the maximum. उपराष्ट्रपति ने परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। संस्थान में किए जा रहे कार्यों की तारीफ की। उपराष्ट्रपति ने यहां पर लगी प्रदर्शनी का भी मुआयना किया। Atomic Minerals Directorate for Exploration Research is a main unit of Department of Atomic Energy, and they are basically involved for exploration of uranium, rare earth and other strategic minerals. Atomic Minerals Directorate is commemorating 70th years of exploration and research, and we have proved nearly 2 lakh tons, more than 3 lakh tons of uranium oxide resources of the country, and to commemorate our 70th years of exploration and research. और दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के हदेव गांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। खबरों के मुताबिक इस मुठभेड़ में 3 आतंकी अब तक मारे जा चुके हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने जैश के 3 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकियों में पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड खालिद शामिल है। इलाके में आतंकी छिपे होने की खबर के बाद सेना ने पूरे एरिया को घेर कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। इसी दौरान आतंकियों की तरफ से फायरिंग शुरू की गई, जिसका सुरक्षा बलों ने कड़ा जवाब दिया। फिलहाल मुठभेड़ अभी जारी है। सभी आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के थे। हालांकि इस मुठभेड़ में एक नागरिक की मौत हो गई और सेना का एक जवान शहीद हो गया। आज सुबह खास इतला पर पुलवामा में ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, पुलिस और आर्मी सीआरपी मिल करके। इस ऑपरेशन में 3 मिलिटेंट जो हैं वो मारे गए हैं और तीनों ही जैश ए मोहम्मद के साथ उनका संबंध है। इसमें जो सबसे खूंखार मिलिटेंट है वो नसीर पंडित है, करीमाबाद का रहने वाला है और काफ़ी अरसे से उस एरिया में सरगर्म था। वो पुलिस वालों की किलिंग में और वेपन स्नैचिंग के बहुत सारे इंसिडेंट्स में उस एरिया में शामिल था। उसके साथ जो दूसरा एक पाकिस्तानी मारा गया खालिद, वो भी जैश का कमांडर था लोकल, और वो भी उस एरिया में बड़ी देर से एक्टिव था और बहुत सारी मिलिटेंट एक्टिविटीज़ में शामिल था वो। उसके अलावा जो तीसरा मिलिटेंट मारा गया उसका नाम उमर है। उमर भी 2018 से एक्टिव चल रहा था और उसके ऊपर भी काफ़ी जो मिलिटेंट कार्रवाइयाँ हैं उसमें हिस्सा लेने का उसके ऊपर भी इल्ज़ाम है। ये 3 मिलिटेंट जो वहाँ पर मारे गए, इसके अलावा वहाँ पर एक सिविलियन जहाँ पर एनकाउंटर हुआ उसकी डेथ हुई और उसके अलावा एक फौज के जवान की जो है उसमें शहादत हुई। लोकपाल के चेयरपर्सन जस्टिस श्री पिनाकी चंद्र घोष और लोकपाल सदस्यों की मौजूदगी में लोकपाल की वेबसाइट का आज शुरुआत हुई। इससे जनता ये जान सकेगी कि आखिर लोकपाल कैसे काम करेगा। अब जनता को भी जल्द अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए फॉर्म उपलब्ध होंगे।
केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण लागू करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही सीबीएसई और एनसीटीई को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार किया है। कोर्ट के अनुसार ये नीतिगत निर्णय है। कोर्ट ने 1 जुलाई तक इस पर जवाब मांगा है। हमारा जो सबमिशन था कोर्ट के सामने वो ये था, क्योंकि अदर जो कास्ट हैं SC, ST, OBC, उन सबको आपने रिजर्वेशन दिया है, तो क्यों ना इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सोसाइटी के जो बच्चे हैं इनको क्यों इससे अलग रखा गया है। सो कोर्ट हमारे आर्ग्यूमेंट से पूरी तरह सहमत था और कोर्ट ने पूछा है गवर्नमेंट से क्यों इन बच्चों को आपने रिजर्वेशन नहीं दिया और इन बच्चों को आपने अलग क्यों रखा है। अफगानिस्तान में भारतीय राजदूत विनय कुमार ने आज अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री असदुल्ला खालिद को MI-24 हमले के हेलीकॉप्टर की एक पहली जोड़ी सौंपी। भारत को जुलाई तक अफगानिस्तान में 4 गनशिप हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति करने की उम्मीद थी, जो कि तय समय से लगभग 1 साल पहले डिलीवर हो गए। पहली बार मार्च 2018 में अफगानिस्तान, बेलारूस और भारत ने MI-24 हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता किया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।